मैं आपके सामने जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग, फील्ड रिपोर्टिंग या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग जो है उस सिलसिले में आपको बताना चाहूँगा। चूँकि जो चीज़ें अब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अब फील्ड में जाएंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे, या बहुत सारे लोगों ने अभी भी काम शुरू कर दिया होगा या पहले से भी कहीं कर रहे होंगे। तो चूँकि जर्नलिज्म आप लोग जानते हैं कि जो बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है और आपके पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ भी बहुत अफेक्ट होती है इस प्रोफेशन में। तो जो कुछ लोग भी आए हैं तो वो सोच समझ कर आए होंगे कि जब इस प्रोफेशन में आए हैं तो उनको बहुत वक्त देना पड़ेगा, बहुत स्टडी करना पड़ेगा। बगैर स्टडी के आप जर्नलिज्म में बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते, ना कुछ रीडर को दे पाएंगे, ना अपने ऑर्गेनाइजेशन दे पाएंगे, ना अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें चलेंगी, एक तरफ स्टडी आपकी, दूसरी तरफ ऑफिस में काम का जो होता है। तो जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है किसी भी न्यूज़पेपर के लिए, चूँकि मैं प्रिंट मीडिया से पूरी ज़िंदगी मैंने प्रिंट मीडिया में रहा हूँ, अभी कुछ दिनों से 4-5 साल से डिजिटल मीडिया में हूँ। तो जो प्रिंट मीडिया है या डिजिटल मीडिया, सबके यहाँ जो जर्नलिस्टिक प्रिंसिपल सेम हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी का फ़र्क है और वो मीडियम का फ़र्क है कि कोई प्रिंट मीडिया है, कोई डिजिटल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई टीवी मीडिया है, इस तरफ से है, इंटरनेट वगैरह आ गया। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। किसी भी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या अखबार जो होते हैं ना, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है कि आप ग्राउंड से रिपोर्ट लाएँ। सिर्फ घर बैठे ऑफिस में बैठ करके, डेस्क पर बैठ करके उससे काम नहीं चलता है। लेकिन आजकल का जो नया ट्रेंड जो चला है, ख़ास करके जो मेजॉरिटी ऑफ जर्नलिस्ट का, वो घर बैठे फील्ड में न जाना पड़े, इस तरह से वो आ रहा है और सब लोग सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करते हैं उसको। लेकिन अभी भी मेन स्ट्रीम मीडिया का है कि उनको जाना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है, बगैर उसके आपको रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। उसमें इसी से आप कुछ समाज में तब्दीली भी ला सकते हैं, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। वरना आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आपके सोर्सेज हैं, मान लीजिए कोई क्राइम रिपोर्टिंग है तो पुलिस से जो मिलेगी वो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ ट्रुथ होगा, कुछ अनट्रुथ होगा, और उसमें सही और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इसके लिए आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा। हम सबको फील्ड में निकलना पड़ता था। आज के 35 साल पहले जो जर्नलिज्म था, उस वक्त मोबाइल नहीं था, फ़ोन भी बहुत लग्जरी था लोगों के पास, सबके पास ना घरों में फ़ोन होता था, ना ऑफिस में भी एक फ़ोन होता था, उस पर कई लोग उसको इस्तेमाल करते थे। और जो STD कॉल वगैरह अपने शहर से बाहर करना हो वो बहुत मुश्किल काम होता था। लेकिन उस हालात में भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जर्नलिस्ट मूव करते थे, जाते थे और अपनी रिपोर्ट अच्छी से अच्छी जो है स्पॉट से ले आते थे। तो उसको देखते हुए आज जो है जर्नलिज्म बहुत आसान हो गया है। तो आप जिस दौर में हैं उस दौर में जर्नलिज्म जो है बहुत आसानी से आप कर रहे हैं और कर सकते हैं। और यही वजह है कि जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड भी काफ़ी ऊँचा हुआ है पूरी दुनिया में, और हिंदुस्तान में भी उसी तरह से हुआ है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी। तो अब हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे कि स्पॉट रिपोर्टिंग ना करने से या उसमें सही तरीके से रिपोर्टिंग ना करने से किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, वही इन्फॉर्मेशन आप जो है पास ऑन करते लोगों को। तो अभी रिसेंटली अबुल फजल एनक्लेव में अल-शिफा हॉस्पिटल के सामने आपने देखा होगा कि यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने दीवार खींची है। फुटपाथ को उन्होंने अपने, उनका जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना है उसके अंदर ले लिया है। तो उसमें आप बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते होंगे, आपने देखा भी होगा। और हमारे यहाँ जो बहुत सारे जो मीडिया हैं उन्होंने उसकी कवरेज भी दी है, वो वीडियो कवरेज भी आई है, प्रिंट मीडिया में भी आई है, इस तरह से आया है। लेकिन उसमें बहुत बड़ी खामियां हैं उस जो रिपोर्ट में देखा जाए। वन साइडेड कवरेज हुई है, उसकी वजह से सही बातें लोगों तक, आवाम तक, उस इलाके के आवाम तक, लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। कि लोगों ने सिर्फ या तो अमानतुल्लाह खान का बयान दिया है, या ये सिर्फ दिया कि इन्होंने ये फुटपाथ कब्जा कर दिया और रोड को संकरा कर दिया। लेकिन उसे क्यों किया है तो वो यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग ही जवाब दे सकते थे। उनका कोई बयान नहीं है, लोग उन तक नहीं पहुँचे। जबकि उनका ऑफिस जहाँ पर दीवार बना रहे हैं उसी के बाजू में इरिगेशन डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है, और वहीं पर उनके चीफ इंजीनियर और दूसरे ऑफिसर्स बैठते हैं, और दूसरे कुछ लोग ओखला हेड पे बैठते हैं। तो वहाँ पर जाते तो सही बातें मालूम हो जाती। लेकिन या तो लैक ऑफ नॉलेज, या कि अपने पैरों को तकलीफ़ नहीं देना, वहाँ तक जाना नहीं है, उनसे बात नहीं करनी है, नहीं होगा।
तो इस वजह से वो नहीं बातें आ पाई। अगर वो बात करते तो मालूम होता कि वो जो कुछ भी कर रहे थे कोई गलत नहीं कर रहे थे, वो ज़मीन उनकी है, बल्कि जो रोड है दोनों साइड आने जाने की वो भी रोड उन्हीं की है, जो नाला है वो भी यूपी गवर्नमेंट का है, फिर नाले के बाद जो सर्विस रोड कहते हैं उसके बाद फिर आबादी शुरू होती है मकानात, वो भी यूपी गवर्नमेंट की है। तो वो अपनी ज़मीन में वो बना रहे हैं और नेता लोग खड़े कर आकर के कह रहे हैं एक्चुअली वो रोड जो है वो उसका वो बनाने का काम है वो यूपी गवर्नमेंट ही बनाती है, दिल्ली सरकार उसको नहीं बना सकती है, अमानतुल्लाह खां उसको नहीं बना सकते हैं या कोई भी एमएलए होगा वो उसे नहीं बना सकते, क्योंकि ज़मीन उनकी, उनकी ज़मीन पे दिल्ली सरकार कैसे बनाएगी। लेकिन गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे से कोलाबोरेट करते हैं, ये लिख के दिल्ली सरकार उनको देगी कि हमें ज़रूरत है, हमारे ये आबादियाँ हैं उनके लिए ज़रूरत है, तो हम इसका पैसा आपको दे रहे हैं, आप बनवाइए। तो सारी रोड जो यूपी सरकार ने बनवाई है दोनों तरफ, 4 नंबर पे भी और इस तरफ भी यूपी गवर्नमेंट की ने बनवाया है, पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है। तो इस तरह से क्या है कि सही इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट नहीं कलेक्ट कर पाते और फिर आधी अधूरी कच्ची इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचती है और उससे बहुत सारे जो है शुबहात पैदा होते हैं और टेंशन पैदा होता है। तो एक ये चीज़ थी कि इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, कोई भी डेवलपमेंट हुआ है, कोई भी स्टोरी है, तो उन तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाए, उनका बयान लिया जाए, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लिए हो या कोई वीडियो स्टोरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक टीवी मीडिया है, उन सब का जो है बयान लेकर के फिर स्टोरी बनाई जाए तो आप सही बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, जैसे हम लोग यहाँ पर, मैं तकरीबन 5 साल से दिल्ली में हूँ, उससे पहले मैं गुजरात में था, और तो यहाँ पर जो कोविड का पीरियड है मैं उससे कुछ 6-7 महीने पहले दिल्ली शिफ्ट हो गया था। इंडियन एक्सप्रेस से रिटायरमेंट के बाद मैंने दिल्ली को अपना वतन बनाया, यहीं पर मैंने मकान ख़रीदा, यहीं पर रहना शुरू किया और उसी दौरान फिर इंडिया टुमारो में मैंने ज्वाइन किया एज ए चीफ एडिटर। तो उस वक्त आपने देखा हो कोविड में मुसलमानों पर बहुत एलिगेशन लगाया गया कि ये जो कोरोना है इसको कोरोना ये लोग फैला रहे हैं, क्योंकि तबलीगी जमात पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से उनका एक यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा था निज़ामुद्दीन में, और फिर इनकी जमातें पूरे हिंदुस्तान में जाती हैं, ग्रुप्स जाते हैं, तो ये लोग फैला रहे हैं। उसी में से एक शख्स, एक नौजवान लड़का, इरशाद नाम था, दिलशाद नाम था, वो भोपाल गया था तबलीगी जमात में और वहाँ से वो वापस आया था। दिल्ली में बवाना एरिया में, हरियाणा के बॉर्डर पर, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर एक गाँव है हरेवली गाँव, मसूद साहब जानते हैं, तो उस गांव को रहने वाला था। जब वो वापस अपने गांव पहुंचा तबलीग जमात के इज्तिमा से भोपाल से, तो उसके गांव में सिर्फ 7-8 घर मुसलमानों के होंगे, बाकी 1000 घर नॉन मुस्लिम्स के हैं। तो जो भी कुछ गलतफहमी मीडिया ने फैलाई थी उसका वो शिकार हुआ, उसकी बहुत पिटाई की गई, मारपीट किया गया उसके साथ, और उसको लेकर के खैर फिर पुलिस ने केस दर्ज किया जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी। लेकिन ये इतना तक तो अखबारों में आ गया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया और सब में, सिर्फ चूँकि ये सब चीज़ें जो पुलिस से आसानी से बयान मिल जाता है, फ़ोन किया पुलिस स्टेशन में या पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होता है दिल्ली पुलिस कमिश्नर का, वहाँ से वो बुलेटिन भी डेली इशू करते हैं कि क्या क्या हुआ, उसमें से देख करके फिर पुलिस स्टेशन बात की होगा, थोड़ा डिटेल लेकर के इस इंसिडेंट को दे दिया। लेकिन उसके आगे भी वहाँ जो कुछ हुआ वो बहुत ही दिल दहलाने वाली चीज़ थी। वो वहाँ पर कोई गया नहीं, कोई रिपोर्टर नहीं गया, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया को, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदी अखबारात जो हैं नवभारत टाइम्स वगैरह, कोई भी वहाँ पर नहीं गया। वहाँ पर जो 7 फैमिलीज़ थे मुसलमानों की, उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके मंदिर में, गांव के मंदिर में ले जाया गया, उनके ऊपर गंगा जल छिड़का गया, उनको वहाँ गंगा जल पिलाया गया और यह कहा कि आज से तुम हिंदू हो गए हो, तुम मुसलमान रीति रिवाज के हिसाब से अपने कस्टम्स, ट्रेडिशन या इस्लामिक बिलीफ्स कोई भी फॉलो नहीं करोगे, तो अब आज से हिंदू हो। तो हमें इनफैक्ट स्टोरीज करने निकले थे कोरोना से रिलेटेड, बवाना तो नहीं गए थे, दूसरी जगह वहाँ नज़दीक गए थे। तो हमें पता लगा कि वहाँ पर इरशाद की फैमिली के साथ कुछ हुआ है, लेकिन इतना सा मुझे मालूम नहीं था। तो वहाँ जब हम गांव में पहुँचे, वो रमज़ान का टाइम था, वहाँ जब पहुँचे तो इरशाद के घर पे गए, मालूम किया तो मालूम हमें सब कुछ मालूम हुआ। तो फिर हमने वहाँ से सारे डिटेल लिया, उनसे वीडियो स्टेटमेंट लिया और जो सब कुछ डिटेल लेकर के फिर हमने स्टोरी बनाई, पुलिस को भी कांटेक्ट किया, उसको लेकर के फिर अपने कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा अलर्ट हुए, उनके अंदर अवेयरनेस आई, उनको बुलाया गया
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने यहाँ दिल्ली में बुलाया और उनको हिम्मत दिलाई और उनकी जो ज़रूरतें थी उन ज़रूरतों को भी लोगों ने पूरा किया। जैसे पैसे हैं, कुछ और चीज़ें थी, इस तरह से करके ये चीज़ें आई। तो ये स्पॉट पे ना जाने की वजह से ये जो इतनी ये नेशनल बल्कि इंटरनेशनल न्यूज़ है कि सिर्फ कोरोना की वजह से कुछ मुस्लिम फैमिलीज़ को ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि वो मज़हब को, अपने ईमान को, अपने बिलीफ को वो छोड़ दें, वो तोड़ दें, ख़त्म कर दें। तो ये चीज़ें जो अब ये इम्पोर्टेंस हाईलाइट करता है कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ गोइंग टू द प्लेस फॉर रिपोर्टिंग, नॉट डिपेंडिंग ऑन पुलिस स्टेटमेंट, और वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द सोर्सेज फॉर एवरी इंफॉर्मेशन like police, NGOs, etc. So we should develop the habit of going to the spot, talking to the people, because only then we can get correct information, more information. So the more we travel, more we walk around, the more information we get, and it empowers us. तो जर्नलिस्ट जो है, जो जर्नलिस्ट जितना घूमेगा, जितना जाएगा लोगों के बीच में, जो सोर्सेस ऑफ न्यूज़, उतना ज़्यादा वो एम्पावर अपने आप को महसूस करेगा, महसूस ही नहीं करेगा बल्कि वो एम्पावर हो जाएगा। उसके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ट्रेवल करके आएंगे, लोग उसको देंगे। तो एक ये हमने आपको बताया कि किस तरह से अगर स्पॉट पे जाएं तो आपको ये फ़ायदा होगा, और आपका पेपर को, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फ़ायदा होगा, आपका ऑडियंस है उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आप भी सेटिस्फाइड फील करेंगे कि आपने कुछ मेहनत किया है जिसकी वजह से आप कुछ अचीव कर पाएँ और लोगों को जो फ़ायदा पहुँचा सकें। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ दिनों, 2-3 साल पहले, 2 साल पहले शायद, आई थिंक सो, कि गुड़गांव में नमाज के ऊपर बहुत ज़्यादा वहाँ हंगामा था कि लोग पब्लिक पार्क्स में, प्राइवेट ज़मीनों में वहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे, जुमे की नमाज़ खास करके, और उसको लेके वहाँ पर प्रोटेस्ट चलाया था वहाँ पर RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, और काफ़ी बड़ा वो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ वो बनी थी। लेकिन वहाँ पर भी यही मसला था कि लैक ऑफ नॉलेज, या जो रिपोर्टर्स थे इंक्लूडिंग मेन स्ट्रीम मीडिया, इंक्लूडिंग इंडियन एक्सप्रेस के, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ रहा है, मैं वहाँ से 32 ईयर्स तक मैंने वहाँ रिपोर्टिंग की, उससे पहले मैंने 4 साल दूसरे अखबारों में रिपोर्टिंग की। उनकी भी समझ में नहीं आया कि ये इशू क्या है और क्यों हो रहा है, उसकी गहराई में नहीं गए। बस जो कुछ भी उनको RSS के जो लोग मूवमेंट चला रहे थे, जो कुछ उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन दी, तो वहाँ से जा कर के नमाज़ हो रही है तो फ़ोटो ले लिया और उसकी बेसिस पर वो चलता रहा। वो तकरीबन मोर देन 1 मंथ या 2 मंथ तक वो एजिटेशन चला अगेंस्ट नमाज। तो चूँकि मैं दिल्ली में था, शुरू से आदत रही है कि स्पॉट पे जाया जाए, कवरेज किया जाए, और जो सुनी सुनाई बातों पे एतबार ना किया जाए। लेकिन अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतना सपोर्ट कर सके, लेकिन फिर भी हमने जो है ये आया कि हम वहाँ पर जाके देखें क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। वहाँ पर जब गए हम, वहाँ ठीक जुमे के दिन गए ताकि वहाँ पर ये हो कि नमाज को रोका जा रहा हो, कुछ और हो, तो वहाँ पर हमें लोग मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो वहाँ पर जाके हमने देखा, वहाँ पर लोगों से बातें की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 20 मस्जिदें ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड की मस्जिदें हैं, वक्फ बोर्ड उनका ओनर है, ट्रस्टी है, लेकिन वो मस्जिदें सब हिंदुओं के कब्ज़े में है और वो खाली नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मस्जिदें हमें मिल जाएं, और वो उनकी नहीं, वो इलीगल एनक्रोचमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट उस एनक्रोचमेंट को खाली भी नहीं करवा रहा है। वक्फ बोर्ड ने कई बार जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैटर को टेकअप किया, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा है। तो कहना कि अगर हमें मस्जिदें 20 मस्जिदें मिल जाएं तो ये मोर देन सफिशिएंट, हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। एंड वी विल नॉट प्रे इन ओपन स्पेसेस और इन पब्लिक पार्क्स और प्राइवेट लैंड पर, वी विल प्रे इन आवर ओन मॉस्क। So, but the government is not helping us, local administration is not helping us in getting those mosques, really liberated from the illegal occupiers. तो ये चीज़ें थी। फिर देन हमने बात की वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, वक्फ बोर्ड के लोगों से बात किया, और फिर जो मेन आदमी जो प्रोटेस्ट मूवमेंट चला रहा था नमाज के खिलाफ, कुलभूषण भारद्वाज, वो वहाँ पर थे, तो वो उनसे भी हमने बात की, उनका इंटरव्यू भी लिया। ये सब करके हमने स्टोरी छापी, और कुलभूषण भारद्वाज का हमने एक अलग से इंटरव्यू जो लिया, उसमें उनसे हमने कहा ये जो 20 मस्जिदें हैं जो हिंदुओं के कब्ज़े में हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है। कहना है हाँ, मुसलमानों को उसको खाली होना चाहिए, और अगर मुसलमान सामने आए तो मैं खुद वो वकील भी है पेशे से, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैं मुसलमानों का केस खुद लड़ूंगा, बगैर पैसे के लड़ूंगा, लेकिन अगर मुसलमान मेरे साथ आए तो मैं कोर्ट में करूँगा। कहना 1-2 मस्जिद तो मैं वैसे ही खाली करवा दूँगा, बाकी के लिए केस लड़ना पड़ेगा। तो जब हमने ये रिपोर्टिंग सारी अपने इंडिया टुमारो में दी, फिर उसको हमने शेयर किया
तमाम इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, टेलीग्राफ, ट्रिब्यून, सबको हमने ट्वीट किया, शेयर किया। तो उसके बाद से दूसरे दिन से ही सबका रिपोर्टिंग का ट्रेंड सारे अखबारों का बदल गया। उन्होंने फिर इसी पे फोकस किया कि ये मुसलमान इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि इनकी मस्जिदों को इलीगल तरीके से कब्ज़ा कर लिया गया है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग, कोई मकान के इस्तेमाल कर रहा है, कोई उसमें भैंस बांधने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसको खाली करवा के दे दिया जाए तो इनको इससे फ़ायदा हो जाएगा, और ये जो लोग सड़कों में नमाज़ पढ़ते हैं नमाज नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ें थी जो मेन स्ट्रीम मीडिया डिलिबरेटली या इनडिलिबरेटली नहीं कवर कर रहा था, कि जो गुड़गांव में नए सेक्टर्स बने हैं, नई आबादियाँ बनी, पुरानी आबादी के अलावा ओल्ड गुड़गांव का जो नया गुड़गांव डेवलप हुआ, इतना बड़ा एक शहर है दिल्ली के पास, वहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट, वहाँ उनका हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो जिस तरह यहाँ डीडीए है दिल्ली में उस तरह वहाँ पर हुडा है, उसको बोलते हैं हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। वो लैंड रिलेटेड सारा काम उसके पास होता है, अलॉटमेंट वगैरह का। वो लोग उनको उन सेक्टर्स, नए सेक्टर्स में मस्जिद के लिए प्लॉट नहीं अलाट कर रहे हैं। उन्होंने टेम्पल्स के लिए अलाट किया, उन्होंने चर्चेस के लिए किया, गुरुद्वाराज के लिए किया, लेकिन मस्जिद के लिए अलाट नहीं कर रहे थे। और जो कहीं एक आध कहीं अलाट किया तो वहाँ पर लोग, आसपास के लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करने दे रहे हैं। तो ये इश्यूज़ भी जो है हमने लिखा। तो ये जब सारे इश्यूज़ आए तो लोकल ये जो भी दिल्ली बेस्ड मीडिया है, ये सब के सब यहाँ से भागे और उन्होंने जाकर के ये सब चीज़ें रिपोर्ट की। और अदीब साहब जो फॉर्मर एमपी हैं, वो मतलब मुसलमानों की तरफ से उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, उनसे लोग मिले, तो बहुत ज़्यादा ये सब खबरें आई। तो इस तरह से हमने जो है पूरे कवरेज का जो रुख था उसको हमने मोड़ दिया, जबकि हमारा बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं क्या बताऊं कि लेकिन चूंकि हमने सही तरीके से एक प्रोफेशनल अंदाज में उसको कवर किया और फिर लोगों से शेयर भी किया, लोगों ने उसको देखा, पढ़ा, उनको लगा कि ठीक है, और उस लाइंस पर फिर दूसरे जर्नलिस्टों ने उसको कवर किया। और फिर हमारे पास और मस्जिद जुमा के पास भी बहुत सारे लोग कांटेक्ट करने लगे कि भाई मुस्लिम रिलेटेड अगर इस तरह की कोई खबरें हों तो उनके लिए सोर्सेज क्या होंगे, कहाँ से न्यूज़ मिलेगी, किससे हम कांटेक्ट करेंगे। वो लोग हमें भी कांटेक्ट करने लगे इस सिलसिले में, जबकि हम बिल्कुल से यहाँ पर नए थे। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा और जो है एक दो कुछ चीज़ें आपको और बता के फिर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मुझसे अगर सवाल जवाब कर सके तो उससे मैं आपको बता दूंगा। तो इसी तरह से ये जैसे आपको पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करनी हो, जैसे दिल्ली में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो दिल्ली में जो इलेक्शंस, अब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तो जनरली अब आजकल हर यंगस्टर वो चाहता है पहले दिन से जो हम कमेंटेटर बन जाएं, हम बहुत बड़े एनालिस्ट बन जाएं। वो फिर वही स्पॉट पे या छोटी मोटी जो सोचता है तो रिपोर्टिंग है उसमें हम क्यों करें, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, और दूसरे लोग तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन उस लेवल पर पहुंचने के लिए पहले आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग होती है कि कैसे होता है, क्या होता है, उनसे आपको कंटेक्ट बनाने पड़ेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जब कभी भी इलेक्शंस होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेट अनाउंस करता है, तो हम उसकी भी रिपोर्टिंग करते हैं। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सरकार के दबाव में ये पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर महीना तय किया गया है ताकि रूलिंग पार्टी को फ़ायदा हो। इसी तरह से जो है उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिव होती हैं, वो वहाँ पर अपने कैंडिडेट्स वगैरह को सेलेक्ट करती हैं, लोग अपने अपने पार्टी से टिकट लेने की कोशिश करते हैं, तो ये सब रिपोर्टिंग होती है। फिर जो लोग जिन लोगों को टिकट मिला है या आपस में पॉलिटिकल अलायंसेस होते हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, बीजेपी के अलायंसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इलेक्शन के दौरान ये सब कवर किया जाता है। और फिर बाकी बाद में जो है रैलीज़ वगैरह, फिर उसमें क्रॉस पार्टी जो एक दूसरी पार्टियों को छोड़कर इधर आता है उधर जाता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कि देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग, लेकिन इसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के दफ्तरों में जाना पड़ेगा, वहाँ पर उनके जो ऑफिस बियरर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनसे मिलना पड़ता है, उनसे रेगुलर टच में रहना पड़ता है ताकि आपको जैसे भी डेवलपमेंट हो तो आपको इन्फॉर्मेशन फ़ौरन मिले। तो लोगों से टच में रहना, नेटवर्किंग करना, जो सोर्सेज ऑफ न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट रहता है।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो दिल्ली में आने के बाद मेरा तजर्बा रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग का, वो मैंने आपके सामने बताया। लेकिन आपको ये बताऊं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग की इवन 200 साल पहले क्या अहमियत थी, जबकि हमारे ना तो कोई जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, ना कोई फ़ोन था, ना कोई ट्रांसपोर्ट के साधन थे। उस वक्त हिंदुस्तान में जो है बहुत बड़ा जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग का काम कुछ लोगों ने किया। ये 1857 में जो रिबेलियन हुआ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसके बाद उस रिबेलियन के वक्त ये काम हुआ। और वो अगर आप लोग को पता नहीं बुक्स में क्लासरूम में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, मौलवी मोहम्मद बाकर का नाम आप नहीं आया होगा, मैं नहीं समझता हूँ किताबों में होगा। वहाँ पर अगर पढ़ाया जाता है तो जर्नलिज्म स्कूल्स में तो हिक्की के बारे में बताया जाता है कि हिक्कीज़ गज़ट, और वो कलकत्ता में था, उसने किस तरह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो बोल्डली उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लिखा। तो वो जो अभी बता रहे थे जो नैरेटिव, जो कॉलोनियल नैरेटिव था, उसको लोग आज भी किताबों में प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए सही मानों में, अगर किसी ने जो बोल्डली अंग्रेज़ों को किसी जर्नलिस्ट ने फेस किया, और जो कि जिसकी वजह से उनको कहा जाता है कि वो इज़ द फाउंडर ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन इंडिया, वो थे मौलवी मोहम्मद बाकर। वो जर्नलिस्ट भी थे और एंग्लो अरबिक स्कूल अजमेरी गेट पर उसमें टीचर भी थे। उन्होंने 1857, उससे पहले भी सब कुछ वो रिपोर्टिंग कर रहे थे अपने, उनका दिल्ली अखबार और उर्दू अखबार के नाम से, क्योंकि एक अखबार को बैन कर दिया तो दूसरे नाम से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा के चलाया। तो उन्होंने जो कुछ भी ज़्यादतियाँ अंग्रेज़ कर रहे थे, अंग्रेज़ सरकार कर रही थी, उसको दिल्ली में चारों तरफ पैदल चल करके इकट्ठा करते थे, अपने अखबार में लिखते थे, फिर उनका खुद का प्रेस था, उस प्रेस में छापते थे और फिर सर्कुलेट करते थे जो पुरानी दिल्ली के एरिया और सब कुछ है। उससे अंग्रेज़ इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उनके प्रेस को सील कर दिया, उनके अखबार को पे बैन लगा दिया, और उनको जो है जो कैनन के सामने गन पर उसके माउथ पे बांध करके उनको बिल्कुल से चिथड़े कर दिए। तो आज भी उनके जो अखबारात हैं उसकी कुछ कापियाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वो उनके आर्काइव्स में रखे हुए हैं, उसे जो लोग उर्दू जानते हैं तो उसे देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से किया। तो वो वहाँ से हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि आज तो हमारे पास बहुत सहूलतें हैं, या कुछ लोग जैसे कुछ पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा जो कि मुस्लिम मीडिया जिसको कहते हैं यहाँ पर, या उर्दू मीडिया कहते हैं, मुस्लिम मीडिया कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे पास सहूलतें नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए हम बहुत काम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, फील्ड रिपोर्टिंग नहीं कर पाते। तो क्या मौलवी मोहम्मद बाकर के पास बहुत कुछ सहूलतें थी? क्या उनके पास बहुत गाड़ियाँ थी जिसकी वजह से वो ट्रैवल करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और फिर लिखते थे और सरकार की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे? तो उनके पास तो कुछ भी सहूलत नहीं, सिर्फ पैदल चल करके वो करते थे और इसके अलावा कोई उनके पास सहूलत नहीं थी। इसके अलावा कोई पैसे भी नहीं थे कि बहुत बड़े वो अमीर ख़ानदान के थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, वो सब भी नहीं था। तो जब वो उस हालात में इतना एडवर्सिटी एक उस पीरियड में उसको उन्होंने एडवर्सिटी को एडवांटेज में कन्वर्ट किया और आवाम को अवेयर करने किया अंग्रेज़ों के एट्रोसिटीज़ के ख़िलाफ़, उनके जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़, तो क्या आज हम नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे पास सहूलतें नहीं हैं? बहुत कुछ सहूलतें हैं। मैं समझता हूँ कि उसमें जो एक विल की कमी है और हार्ड वर्क की कमी है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से देखेंगे तो कि उर्दू अखबारात इतने निकलते हैं, उनकी सर्कुलेशन भी है, लेकिन कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि उसको दूसरे अखबारात वहाँ से नकल करें, उसको उठाएं। अब ये हो रहा है कि सिर्फ अंग्रेज़ी अखबारात से ट्रांसलेशन करके वो ली जाती है, वो बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या है कि इस मीडिया का या उर्दू मीडिया का, मुस्लिम मीडिया की इमेज ख़राब होती है कि वो तो दूसरे जगहों से लेकर के लिफ्ट करके, जैसे लिफ्ट इरिगेशन होता है कि एक जगह एक नहर में पानी है तो वहाँ से पानी उठा करके दूसरे नहर में डाल दीजिए, सेम पानी है। तो वही हाल यहाँ पर हो रहा है कि कुछ इनफैक्ट हिंदी अखबारात का भी मोर और लेस सेम सिचुएशन है जो उर्दू अखबारात की, थोड़ा सा 19-20 में कोई बेटर होगा, वरना हिंदी अखबारों का भी हाल है कि वो भी मेहनत नहीं करते, वो स्पॉट पे लोग नहीं जाते, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, कुछ थोड़े से करते होंगे। लेकिन इंग्लिश अखबारों ने अभी मेंटेन कर रखा है और वो इस तरह का काम कर रहे हैं, डिस्पाइट कि सरकार का बहुत दबाव है। 2014 से लेकर के बिल्कुल से जो कहा गया कि एम्बेडेड मीडिया हो गया, अपनी सरकार के गोद में जाके बैठ गया है और जो सरकार कहती है वही करते हैं, बाकी इंडिपेंडेंट तरीके से वो अपना कुछ नहीं कर रहे हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ भी हो रहा है वही लोग कर रहे हैं। तो मेरा अपना आप लोगों को एक सुझाव है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि आप मौलवी मोहम्मद बाकर को फॉलो करें, उनसे इंस्पिरेशन लें कि उन्होंने 1857 में उन्होंने किस तरह से आज के मोर देन 150 ईयर से ज़्यादा 160-70 साल पहले उन्होंने किस तरह से जर्नलिज्म किया और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बुनियाद डाली हिंदुस्तान में। आप उनको फॉलो करें और स्पॉट पे जा कर के कवरेज करें। आप सिर्फ सोर्सेस जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उस पर रिलाई ना करें, उसी पर बिलीव ना करें या समझें कि बस वही एंड है, बल्कि आप खुद चल के जाएं, देखें, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ें और इस फील्ड को और जर्नलिज्म में को एक उससे इज़्ज़त मिलेगी, आपको भी इज़्ज़त मिलेगी और आपको नाम भी होगा और आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भी इज़्ज़त मिलेगी और आवाम को इससे फ़ायदा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अगर कोई कुछ इस बारे में कुछ पूछना चाहे तो कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम अब्दुल कलाम है और मैं बीए मास मीडिया फर्स्ट ईयर जामिया से पढ़ाई कर रहा हूँ। सर अभी मैं दिल्ली इलेक्शन में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग नहीं सर, यूँ कह लीजिए कि पब्लिक रिव्यू करता हूँ। सर उस बीच में सर कई लोग मिलते हैं और वो बहुत संवेदनशील मुद्दे बताते हैं सर, और कहते हैं इसको कवरेज करने के लिए। सर देखता हूँ तो सर मुझे लगता है हमसे नहीं हो पाएगा ये, और फिर करने का चेष्टा भी होती है, दिल भी करता है, असर करने का चाहते हैं। तो सर इन संवेदनशील मुद्दों पर कवरेज करते समय या स्टोरी करते समय किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए सर? अब संवेदनशील मुद्दा क्या है, आपसे क्या उन्होंने संवेदनशील मुद्दा उठाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो चीज़ें होती हैं जो लोग कहते हैं वो किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हर चीज़ कोई बोल दे वो चीज़ें न्यूज़ बन जाएंगी। उससे हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें खुद उस पर डिसाइड करना पड़ेगा कि ये न्यूज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, ये खाली समाज में जाकर के टेंशन पैदा करेगी, तो उसको भी अवॉइड करना है। अब आजकल जैसे देखें दिल्ली के इलेक्शन के क्या मुद्दे हो सकते हैं? क्या ये जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे उठा रहे हैं, कहना क्या ये वाकई दिल्ली के जो इलेक्टोरेट्स हैं उनका मुद्दा है? वो कहते हैं कि साहब ये बांग्लादेशी इन्होंने यहाँ पर इनकी वजह से हैं, रोहिंग्याज इनकी वजह से हैं। क्या ये दो के दोनों, आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी भी, ये इमोशनल इश्यूज़ हैं जिसका ब्लैकमेल करके मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट लेना चाहते हैं। तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है दिल्ली में, लेकिन ये इसको उठा रहे हैं। तो हमें इसको एक एनालिटिकल स्टोरी बनानी पड़ेगी कि ये लोग उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो आवाम का मुद्दा नहीं है। ये एजेंडा, ये इशू है, दैट डजंट कंसर्न द पब्लिक, दीज आर नॉट द इशूज़ ऑफ द पब्लिक। व्हाट आर द रियल इशूज़? हमें उन इशूज़ को मेंशन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा इसके लिए आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा, फिर लोगों से मालूम करना पड़ेगा कि व्हाट आर द रियल इशूज़। इसमें कुछ एक्टिविस्ट होंगे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होंगे, NGOs होंगे, तो दे कैन टेल यू व्हाट आर द रियल इशूज़। अगेन देन यू हैव टू शिफ्ट इट, उसमें से देखना पड़ेगा कि वाकई ये बताना कहीं अपना एजेंडा तो नहीं प्रमोट करने के लिए हमें यूज़ करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें आपको जहन को जो है खुला रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कई लोगों से, एक आदमियों से नहीं, सिर्फ आपने बताया एक आदमी ने कहा या एक ग्रुप ने कहा, कई लोगों को बात करके फिर आपको जो सही मुद्दा है उस पर आना पड़ेगा। तो रियल इशूज़ जो दिल्ली में इस वक्त है, दैट इज़ द इलीगल कॉलोनीज, उसका रेगुलराइजेशन का मसला है। तकरीबन 17,000 इलीगल कॉलोनीज है। कांग्रेस ने भी इनको रेगुलराइज नहीं किया। जब शीला दीक्षित तो कांग्रेस की पार्टी थी, आफ्टर दैट बीजेपी केम टू पावर, बीजेपी आल्सो इग्नोर्ड इट, एंड नाउ फॉर द लास्ट 10 years आम आदमी पार्टी इज इन पावर। आम आदमी पार्टी कैन नॉट डू इट बिकॉज इट इज़ नॉट इन पावर एट द सेंटर। दिल्ली में जो ज़मीन का जो है सारा जो पावर्स हैं उसको वो DDA के पास है। DDA इज़ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है दिल्ली का, उसके। तो ओनली बीजेपी कैन डू इट। लेकिन आम आदमी पार्टी हैज़ आल्सो नॉट रेज दिस इशू, चूँकि ये दो के दोनों नहीं चाहते हैं कि, इससे लगता है ये नहीं चाहते हैं कि ये इशू रेज हो और इसको कुछ करना पड़े, तो इसे इमोशनल इशू, तो एक इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। दो के दोनों एक ही इशू को लेके
वोट लेना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं कि जो कुछ लोग बता दें कि वही इसीलिए इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बांग्लादेश और रोहिंग्या का इशू उठाया कि उनको सवाल करना चाहिए आम आदमी पार्टी से कि व्हाट डू से अबाउट इलीगल कॉलोनीज, रेगुलराइजेशन ऑफ दिस कॉलोनीज। इसी तरह बीजेपी से सवाल होना चाहिए, लेकिन नहीं कोई कर रहा है, कोई इशू नहीं उठा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, हमें खुद अपने आप सोचना पड़ेगा क्या चीज़ें हैं सही हैं, क्या सही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरसलान अंसारी है और मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बीए मास मीडिया का स्टूडेंट हूँ। सर मैंने अभी दिल्ली इलेक्शन में ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग की है और सर इसमें तमाम तरह के लोग मिलते हैं, जो खबरें भी कुछ लोग सच बोलते हैं, कई तरह की झूठे खबरें भी होती हैं। तो सर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, और दूसरी बात कि फेक न्यूज़ से किस तरह से बचे। जब हम ग्राउंड न्यूज़ पर हैं तो सच्ची घटनाओं से, सच्ची खबरों को कैसे लाएं और फेक न्यूज़ से किस तरह से बचें इसमें। ठीक है, थैंक यू। असल में कहीं भी किसी भी एक न्यूज़पेपर पढ़ के या एक चैनल पे जो न्यूज़ आती है उससे आप इस सही बात का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि फेक न्यूज़ भी लोग सर्कुलेट करते हैं, प्लांट कर देते हैं। तो आपको कई अखबारात पढ़ने पड़ते हैं, चूँकि बिटवीन द लाइंस कई बार होता है, उसको समझना पड़ता है। तो कई सोर्सेज से आपको जो आपको कह रहे हैं कि आपको कोई चीज़ जो है तो कई सोर्सेज से आपको मिलना पड़ेगा, कई ऑर्गेनाइजेशन से मिलना पड़ेगा, जो लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं उनसे मिल करके फिर आपको सही बात मालूम हो पाएगी। एक सोर्स से, एक आदमी से, एक ऑर्गेनाइजेशन से मिल करके कभी भी आपको सही बात नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हो सकता है कि सबका अपना अलग अलग एजेंडा हो, लेकिन उन सब को सुन करके फिर आपको जो है अंदाज़ा होगा कि सही क्या है। क्योंकि जर्नलिस्ट का काम क्या है कि हमें मालूम करना और सच जो है उसको डिसेमिनेट करना है, लोगों तक पहुँचाना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वही मैंने कहा कि इसे लेग वर्क करना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। यू हैव टू मीट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। इलेक्शंस में तो बहुत सारे लोग हैं, जा रहे हैं, तो आप उनसे मालूम करिए, लोगों से मालूम करिए। सड़क के किनारे लोग हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो यू कैन टॉक टू देम एंड फाइंड आउट कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। वहाँ से आपको सही बात पता लगे। और फेक न्यूज़ का कोई मुश्किल नहीं है, जर्नलिस्ट अपने आप उसको फ़ौरन मालूम हो जाता है ये फेक न्यूज़ है या दीज आर नॉट फेक न्यूज़। थैंक यू। सर मेरा नाम ओमदेव है, मैं नोएडा से हूँ। मैं पिछले 10-12 साल से जर्नलिज्म में हूँ, अखबारों में काम किया है। फिलहाल अपना चैनल है सोशल मीडिया पर। आजकल बहुत सारे नाम आ गए जैसे गोदी मीडिया, और जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वहाँ लिमिटेड सवाल किए जाते हैं कि आप ये बोलोगे, ये सवाल करोगे। तो जो निष्पक्षता है जर्नलिज्म में वो कैसे आएगी? अखबारों में एक चलन सा बन गया है कि हिंदू मुस्लिम की खबर चलानी है, या ऊपर से आता है कि ये लिखना है आपको। तो इसमें जो निष्पक्षता है वो नहीं आ रही है, वो कैसे इसको क्रिएट करना होगा? ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप किसी पक्ष में रहना चाहते हैं, निष्पक्ष रहना चाहते हैं। तो आपको मालूम है कि अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो पहले से कुछ सवालात लोगों को, जर्नलिस्टों को दे देते हैं, भाई आपको यही सवाल करने हैं। वो उनके लिए कन्वीनियंट होगा, वो उसी चीज़ को आगे प्रमोट करना चाहते हैं। तो आप अपने वो सवाल करिए कि जो जनता के लिए इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक के लिए, जो पब्लिक इशू से कंसर्न है, आप वो उनसे करिए। तो तब जा कर के आपको जो है, और चूँकि निष्पक्ष रहेंगे आप, इम्पार्शियल रहेंगे, तो आप अपनी बातों की इम्पार्शियली जो है आप लिखिए, सवालात करिए, लोगों से क्वेश्चंस करिए, तो वहाँ से आपको ये निकल के आएगा। और जहाँ तक गोदी मीडिया का सवाल है, गोदी मीडिया मतलब ये मोदी की वजह से वो गोदी नाम नहीं आया है, लेकिन लोगों ने समझा कि मोदी की वजह से। ये इंग्लिश वर्ड है एम्बेडेड। तो यूरोप और अमेरिका में एम्बेडेड जर्नलिस्ट होते हैं। जैसे इराक वॉर हुआ तो उसमें अमेरिकन जर्नलिस्ट आर्मी के साथ आए थे, तो वो वही रिपोर्टिंग करते थे जो अमेरिकन आर्मी वो उनको इन्फॉर्मेशन देती थी। बाकी जो सच था वो उनके लिए इन्फॉर्मेशन, वो न्यूज़ नहीं थी। जो अमेरिकन आर्मी देगी वही उनके लिए न्यूज़ थी। तो इनको एम्बेडेड कि वो दे आर द पार्ट ऑफ द आर्मी, पार्ट ऑफ द स्टेट, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो एम्बेडेड कहा गया, दे आर एम्बेडेड इन द गवर्नमेंट, इन द एस्टेब्लिशमेंट। तो वहीं से गोदी, यहाँ इंडिया में गोदी है कि गोद में बैठे हुए हैं, सरकार की गोद में बैठे हुए, तो इसलिए वहाँ से गोदी आया। चूँकि मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं तो ज़्यादा सूट करता है, तो इसलिए उसको गोदी कह दिया गया। ये मीडिया है। तो यहाँ पर भी जो अब है, बिल्कुल से कहा जाए कि अमेरिका यूरोप में मीडिया आज़ाद है, ऐसा नहीं है।
वहाँ भी यही हाल है जो इस वक्त इंडिया में है, और वहाँ पहले से रहा है। इवन बीबीसी वगैरह जो है ये अपनी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं करते हैं। शाम को मेनस्ट्रीम मीडिया पर जो मुर्गे लड़ाए जाते हैं, ये समाज को क्या दिशा दे रहे हैं? ये जो समाज में जहर फैलाने का काम किया जाता है। अब ये तो चूँकि जो मीडिया हाउसेज हैं, आप जानते हैं कि ये किसके हाथ में है, या कारपोरेट्स के पास है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इवन अब जो डिजिटल मीडिया, जो अल्टरनेट मीडिया आया था, उसमें भी जो है कारपोरेट्स की एंट्री हो गई बहुत बड़े पैमाने पर। और कारपोरेट्स का इंटरेस्ट ये होता है कि पैसा कमाना है, उनके इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो बिज़नेस बगैर सरकार की मदद के चल नहीं सकता है। तो वो सरकार के दबाव में इतना होते हैं कि जो सरकार कहती है वही वो करते हैं। इसीलिए वो चैनल्स पे, अगर सरकार ने कह दिया कि आज आपको अपने चैनल पे, टीवी चैनल पे यही चीज़ डिबेट पे ले आना है, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उसको भूल जाइए आप, तो वो वही चीज़ जो है वहाँ पर उसी बात पर डिबेट करते हैं। ये हम सभी लोग देख रहे हैं। तो ये सारा जो है वो सरकार के दबाव में हो रहा है। बहुत सारे मीडिया घराने हो गया जो खरीद लिया उन्होंने अखबारों को, तो आम आदमी की खबरें कैसे फिर आएगी? अब आम आदमी के लिए तो अब ये सिर्फ अल्टरनेट मीडिया बचा है। अगर अब अल्टरनेट मीडिया को भी गैग करने के लिए, उसका गला घोटने के लिए कानून लाए जा रहे हैं, कुछ तो लाए जा चुके, कुछ लाए जा रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है। जो बाकी तो सब कब्जा कर लिया इन्होंने, जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े मीडिया हाउसेज उस पर।